हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसएसटी सब्जेक्ट का एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा मॉडल क्वेश्चन के रूप में जारी किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से सवाल आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए इसका देखते हैं हम। पहला सवाल क्या है? कल्पनादर्श किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कि यूरोपीय कल्पनादर्श किसे कहते हैं? तो चलिए अब हम इसका उत्तर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर है कि कल्पनादर्श या यूटोपिया, ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। देखिए, कल्पनादर्श ऐसे समाज को कहा जाता है, ठीक है, जिस समाज का साकार होना, ठीक है, एकदम से असंभव माना जाता है। फिर क्या है कि यह वाद यूनानी दार्शनिक प्लूटो द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपियन थ्योरी के नाम से वर्णित है। ठीक है, ये बात यहाँ होगा, ठीक है, बात, ठीक है, यूनानी दार्शनिक प्लूटो के द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपियन थ्योरी के नाम से वर्णित है। तो इसका यही सटीक और सही उत्तर होगा। यह छोटा क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए इसका छोटा आंसर है और कम नंबर का है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है? सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं, यानी कि सत्याग्रह क्या है? तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका सटीक उत्तर लिखा गया है कि सत्याग्रह के विचार का मतलब है सत्य को ही अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। मान के चलिए, कोई कुछ कर रहा है, उसको अगर कोई गलत कर रहा है, उसको अपना सत्य के बलबूते से उसके ऊपर, यानी कि उसके विरोध में आवाज़ उठाना। फिर क्या है? सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा काले लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का विरोध किया। हम बिना बल प्रयोग के उनका विरोध करेंगे, यह उनके विरोध का सिद्धांत था। उस समय से पहले लोग इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से अनजान थे। ठीक है, इसका यही उत्तर है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, 3 नंबर में यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो 3 नंबर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पूछा गया है कि 3 नंबर में किन्हीं 2 राजनीतिक दलों के नाम लिखो। ठीक है, 2 को राजनीतिक दल का नाम लिखना है। तो एक आपका क्या हो जाएगा? राजनीतिक का पार्टी। ठीक है, तो एक में आप लिख सकते हैं बीजेपी। ठीक है, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, और एक लिख सकते हैं जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका उत्तर हो गया तीसरा का। अब देखिए चौथा का आंसर। चौथा में क्या है प्रश्न? किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। परंपरागत स्रोत किसका बोलते हैं? जिसका पहले से उपयोग किया जा रहा है। और गैर परंपरागत किसको बोलते हैं? जिसका उपयोग फिलहाल ही कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। तो देखिए, परंपरागत मतलब जो पहले से जिसका उपयोग हो रहा है, ठीक है, लेकिन गैर परंपरागत मतलब जिसका उपयोग फिलहाल शुरू हुआ है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? पहला में हो जाएगा सौर ऊर्जा। देखिए, सौर ऊर्जा पहले सूर्य था, लेकिन उसका ऊर्जा का उपयोग बहुत कम किया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। और एक हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा के बाद ये है पहला। ठीक है, दूसरा में क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा। ये सब जो चीज़ है, इसका उपयोग अभी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा देखिए, सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखें। देखिए, सड़क परिवहन से क्या लाभ है, इसका विशेषता लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सड़क परिवहन का 2 लाभ लिखे हैं, इसको आपको तोड़ करके लिख देना है। क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पहला नंबर आप क्या लिख सकते हैं कि सड़क परिवहन छोटी एवं मध्यम दूरी तय करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विश्वसनीय, तेज, लचीला तथा मांग पूरी तरीका है जो घर घर जाकर सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। देखिए, विशेषता अब लिखना है सड़क परिवहन का। तो सड़क परिवहन के द्वारा छोटा, मध्यम और अधिक दूरी भी तय किया जा सकता है। और ये क्या होता है? विश्वास के अनुसार हर जगह सामान को पहुँचा सकता है। दूसरा नंबर ये आप यहाँ से लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यह गाँव को बाजारों, कस्बों, प्रशासनिक व सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़ता है और इस प्रकार उन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका सटीक उत्तर पूरा हुआ। अब आप अगला प्रश्न का उत्तर को समझाते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न 6 नंबर में क्या है? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो मुद्रा क्या है? जिससे लेन देन हो सके। तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। तो अभी आप देखिए कि मुद्रा का हम डेफिनेशन क्या देते हैं। ठीक है, मुद्रा यानी कि करेंसी,
पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं, मुद्रा किसको कहते हैं, पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। ठीक है, इसमें सिक्के और कागज़ के नोट दोनों आते हैं। आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। ठीक है, मसलन तो लगभग, ठीक है, मसलन मतलब लगभग भारत में क्या है और मुद्रा, तो रुपया और पैसा है। ठीक है, लेकिन पैसा अभी नहीं चलता, अभी रुपया सिर्फ चलता है। ठीक है, और मुद्रा क्या है, तो क्रय विक्रय करने का एक साधन है। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला है 7 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखे हैं कि जो कंपनियां एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। जिसका व्यापार भारत का, मान के चलिए भारत का व्यापार इंग्लैंड के साथ भी है, ब्राज़ील के साथ भी है, रूस के साथ भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिस कंपनी का है, जैसे मान के चलिए कि जियो एक कंपनी है। ठीक है, तो इस कंपनी का अलग अलग देश के साथ अगर व्यापार करने का संभव होगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, जैसे कि BSNL। ठीक है, अब देखिए चलिए अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए अब आप लोग का शुरू होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, वो तो शॉर्ट से भी शॉर्ट था, अब ये वेरी शॉर्ट आंसर है। ठीक है, पहला सवाल क्या है कि फ्रांसीसी लोग के बीच सामूहिक पहचान का अभाव पैदा करने के लिए, ठीक है, क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन है कि फ्रांसिस के, ठीक है, सामूहिक पहचान का अभाव पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए क्रांतिकारी लोग। देखिए 5 गुना 3 लिखे, यानी कि आपको 3 नंबर मतलब 3 प्रश्न इसमें से बनाना है और इसमें से आपको 5 नंबर करके 5 या 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका पहला प्रश्न क्या था, पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो चलिए इसका उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं एकदम से सटीक तरीके से। देखिए वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा सा कुछ भी दूसरा बात नहीं बोल रहे हैं, सीधे सी वीडियो का बात बता रहे हैं। क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। ठीक है, क्या कदम उठाए, निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा है। पहला क्या है, पृथ्वी और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया, एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, देखिए पृथ्वी और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया और क्या हुआ, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अगला देखिए दूसरा नंबर में हम चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर में यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दूसरा नंबर में है एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। क्या लिखा हुआ है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाया गया। ठीक है, अब देखिए अगला 3 नंबर, स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा बदलाव था उस समय का। ठीक है, अब अगला देखिए चौथा नंबर, 5वां नंबर, सारा नंबर आपको हम पढ़ के बताएंगे। चौथा में क्या लिखा है कि नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ठीक है, अब अगला देखिए 5वां, फ्रांस का नया राष्ट्रध्वज चुना गया। फ्रांस का क्या चुना गया, नया राष्ट्रध्वज। ठीक है, छठा देखिए, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, अब अगला देखिए 7वां, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और भार मापने का एक समान व्यवस्था लागू किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, 2 नंबर में, 2 नंबर में है, 2 नंबर देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर में है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया। ठीक है, इसका चलिए उत्तर समझते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि हाशिए पर क्यों पहुंच गया। ठीक है, बंदरगाह, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। फिर क्या लिखा है, निर्यात व्यापार के सब इस नेटवर्क में बहुत सारे भारत व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। ठीक है, अब नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि 1750 के दशक तक भारत के सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। फिर क्या लिखा है, यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी।
पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, इससे सूरत बंदरगाह से होने वाली निर्यात में नाटक की कमी आई। क्या कमी आई? नाटक की कमी आई का मतलब है एक अचानक से अजीब सा कमी आया। ठीक है, और यह बंदरगाह हाशिए पर चला गया। ठीक है, ऐसा करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं सटीक तरीकों से। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है, 3 नंबर। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखें। देखिए बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाला लाभ को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इसका हम लाभ लिखे हुए हैं, बिल्कुल ही सटीक तरीके से इसका आंसर आपको बताएंगे। क्या है पहला लाभ? कि इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक है। दूसरा क्या है? इनसे जल विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरा क्या है? जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी है। चौथा क्या है? इसका जल घरेलू कामकाज तथा उद्योग के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा अच्छा लाभ है इसका। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर का लाभ क्या लिखा हुआ 5वां नंबर में, कि साधारणतया इन योजनाओं के समीप क्षेत्र में लोग अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्यों जाते हैं? तो अपने मनोरंजन के लिए, अच्छा लगता है इसीलिए। छठा देखिए, यह योजना तथा मछली पालन और नौकायन के लिए उपयोग में आती है। ठीक है, योजना मछली पालन के लिए, नौकायन का मतलब नौका चलाने के लिए, नाव चलाने के लिए। ठीक है, उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर अगला प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर क्या है, कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दे। देखिए एक पेय फसल यानी कि पीने का फसल जैसे कि चाय। ठीक है, इसके बारे में हमको उगाना है इसको, तो कैसे यह उगाएगा, तापमान कितना रहना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, उगाने के लिए उसका जो परिस्थिति होता है उसको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक पेय फसल के रूप में चाय को लिए हैं और इसे उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए इसका उत्तर लिखा हुआ है कि चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, क्या क्या चाहिए, जरूरी है। ठीक है, देखिए इसकी कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी रहना चाहिए, ढालू भूमि रहना चाहिए। दूसरा देखिए ख नंबर, इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कुशल और सस्ता आदमी से काम किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। ग नंबर, इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, घ नंबर देखिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अब देखिए इसके उत्पादक राज्य भी बता दिया यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप बता सकते हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, इसका उत्तर कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है 5वां नंबर में, कि सत्ता की साझेदारी क्या है, इससे क्या लाभ है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं। तो चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। देखिए सत्ता की साझेदारी एक शासन व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोगों का क्या होता है, तो भागीदारी होता है। अगला क्या लिखा है यहाँ पर, कि सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है। देखिए लोकतंत्र का जो सरकार होता है उसमें प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता है जो भागीदारी द्वारा संभव हो पाती है। ठीक है, भागीदारी। ठीक है, अब अगला देखिए इसका लाभ हम लिखे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ है। पहला नंबर क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा, जब देश सभी लोगों की देशी प्रशासन व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है तो देश और तो क्या लिखा हुआ है, देश और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या लिखा हुआ है, कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है, उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार से संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, संघर्ष का जो संभावना क्या होता है, समाप्त, तथा देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। ठीक है, देश जो है प्रगति करने लगता है। चलिए अगला देखिए हम 4 नंबर में देखते हैं क्या है, कि सत्ता की साझेदारी अपनाकर विभिन्न दबाव समूहों के बीच आपसी टकराव तथा गृह युद्ध की संभावना को समाप्त किया जा सकता है। देखिए सत्ता की साझेदारी अगर आप अपनाएंगे तो विभिन्न समूहों के बीच जो टकराव है उसको रोक सकते हैं, गृह युद्ध रोक सकते हैं, गृह युद्ध यानी कि घर घर के बीच में होने वाला युद्ध, और विभिन्न प्रकार का संभावनाओं को यानी गलत संभावना को नकारा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर
छठा प्रश्न क्या है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो चलिए इसका उत्तर को समझते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दबाव समूह और राजनीतिक समूह में निम्नलिखित अंतर है। दबाव समूह और राजनीतिक दबाव समूह और राजनीतिक दल यहाँ पर भी लिख सकते हैं और समूह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं इसका उत्तर समझते हैं। पहला नंबर क्या है कि राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं, जबकि दबाव समूह का नेतृत्व केवल एक नेता द्वारा किया जाता है या एक नेता द्वारा होता है। दूसरा देखिए, राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं, जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा अंतर क्या है। तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है। इसके विपरीत दबाव समूह यह ताकत नहीं होती है, ठीक है। दबाव समूह में यह ताकत नहीं होती है। अब चौथा देखिए क्या है, राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसकी जड़ें गहरी होती है, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। दबाव समूह किस पर निर्भर करता है, जनता के शक्ति पर निर्भर करता है। इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए एक 7 नंबर का प्रश्न है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर है अभी हम इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो बहुत थोड़ा सा दिक्कत है, इसीलिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो देखिए फिलहाल हम 8वां नंबर का प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं। क्या लिखा हुआ 8वां नंबर में कि बैंकों की क्रियाविधि का वर्णन करें, ठीक है। बैंक का क्या काम होता है इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। थोड़ा सा उत्तर लंबा होगा। क्या लिखा हुआ है कि सुचारू एवं प्रभावी बैंकिंग सिस्टम के बिना कोई भी देश प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ सकता है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सुचारू और प्रभावी बैंकिंग आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि बैंक किसी भी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके दौर भी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए कि बैंक के माध्यम से ही ऐसे लोग जुड़ पाते हैं जिनके पास अधिक पूंजी है, और इनके माध्यम से ही उन तक वित्त पहुंचता है, ठीक है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है या आवश्यकता है। बैंकिंग के महत्व की यदि हम बात करें तो इनकी लिस्ट कुछ ही इस प्रकार से है। देखिए बैंकिंग के काम का लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। पहला क्या है, तो पहला है बैंक में जमा राशि पर लोगों को ब्याज मिलता है, इससे लोगों में बचत करने की भावना का उदय होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, बैंक पूंजीपतियों और ज़रूरतमंदों के बीच मध्यस्थता के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो अगला देखिए तीसरा नंबर, सी नंबर में क्या लिखा हुआ है, यानी कि तीसरा क्या है, किसी भी देश का आर्थिक विकास तब तक संभव नहीं जब तक वहाँ पूंजी की कमी बनी रहती है, ठीक है। बैंक लोगों की पूंजी को अर्थव्यवस्था में लाने का काम करते हैं। बैंक क्या करते हैं, लोगों का जो पूंजी होता है उसको अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से पूंजी निर्माण की कमी को दूर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला और भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसके आंसर में, ठीक है। क्या है कि बैंकों द्वारा औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं। औद्योगिक इकाइयों को क्या किया जाता है, वित्तीय संसाधन यानी कि लोन कह सकते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिससे उद्योग अपना व्यापार बढ़ाते हैं और इस प्रकार रोजगार के ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। इसलिए बैंक लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सहायता होते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए। अब इसके बाद और भी लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा है पढ़ लीजिए कि बैंक मौजूदा इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण या नवीकरण और नई इकाइयों का काम करता है, ठीक है, नई इकाइयों का काम करता है। यहाँ पर थोड़ा सा छुप गया, ना काम करता है, ठीक है, काम करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। अब हम लंबे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो चलिए वीडियो को और भी लंबा करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लॉन्ग आंसर टाइप, और यहाँ लिखा है 3 गुने 5, यानी कि यहाँ पर कितना प्रश्न है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और भी नीचे है क्या, तो नीचे नहीं है, 5 ही प्रश्न है, ठीक है। तो 5 प्रश्न में से आप लोगों को केवल और केवल यहाँ पर 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है कि G77 देशों की से आप क्या समझते हैं, G77 किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर G17 के बारे में बताना है कि G17 सब क्या समझते हैं, और G77, ठीक है, किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा
संतान की प्रक्रिया कहा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। चलिए देखिए इसका उत्तर क्या है कि G77 विश्व की 77 यानी कि 77, ठीक है, G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह में है। ठीक है, एक समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। ठीक है, इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई है। इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आशय एक ऐसा व्यवस्था था जिससे या जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके। ठीक है, यहाँ पर और भी देखते क्या क्या लिखा हुआ है। और क्या है, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। ठीक है, इतना सारा इसका आंसर है। ठीक है, तो और भी इसका आंसर है, क्या लाभ है, ये सब सारा चीज़ लिखी है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया था और इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड और कौन कौन से देश का नाम आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमेरिका आया, इंग्लैंड आया और क्या है, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथ में थे। इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अतः इस अव्यवस्था की प्रक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। अब चलिए हम अगले प्रश्न, और 2 प्रश्न बचा है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार का वीडियो के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। ठीक है, संघीय और एकात्मक। ठीक है, इससे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो आपको बता देते हैं कि इसका हम कॉलम बना के उत्तर लिखें एकदम बिल्कुल से सटीक तरीके से। तो एकात्मक इधर लिखे और इधर संघात्मक। तो पढ़ते हैं चलिए एक नंबर से। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए जल्दी से, क्योंकि लाइक का हम भूखा है। ठीक है, पहला नंबर, एकात्मक सरकार में शासन की एक ही स्तर होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, सारी शक्तियाँ होती है। जिस उदाहरण के लिए जापान। ठीक है, अब आप इधर देख सकते हैं कि इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांत के बीच होती है। उदाहरण के लिए भारत, देखिए इसका उदाहरण क्या है, जापान है, और इसमें एक ही प्रकार का शासन प्रणाली होता है कह सकते हैं, और एक ही स्तर का होता है। ठीक है, शक्ति का जो केंद्रीकरण होता है वो केंद्र के पास होता है, सारा शक्तियाँ एक ही पास होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में लिखते हैं हम क्या सो। दूसरा नंबर देखिए, इसका पहले पढ़िए। ठीक है, चलिए इसका पहले पढ़ लेते हैं। संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है, क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए भारत। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग 2 नंबर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है इसका 2 नंबर में कि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, यानी कि संविधान लिखित भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर में, किसका तरफ, संघात्मक तरफ। संघात्मक सरकार बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब देखिए इसमें एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, एकात्मक छोटे देश के लिए है और संघात्मक बड़े देश के लिए। अब देखिए इसका चौथा नंबर, इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में केंद्र सरकार प्रांतीय और राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। ठीक है, किसमें, तो संघीय व्यवस्था में, यानी कि संघीय प्रशासन में। अब आगे देखिए इधर चौथा नंबर। ठीक है, एकात्मक में इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकता है। ये जो सरकार होता है एकात्मक, यह केंद्र को, ये जो केंद्र सरकार होता है वह राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है, कुछ काम के लिए बोल सकता है लेकिन विशेष आदेश नहीं दे सकता। अब इसका 5 नंबर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें नागरिकों को एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, यहाँ पर होगा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर यहीं पर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हर बार लाइक इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियो बनाने में। तो चलिए अब हम फिलहाल अगला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं चौथा नंबर का कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचाव के उपायों को लिखे। देखिए मृदा अपरदन का क्या मतलब है, तो जब किसी कारण से मिट्टी का ऊपरी सतह या तो भूमि का ऊपरी सतह एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है उसे हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। तो चलिए इसको
जो उत्तर है उसको समझते हैं बढ़िया से लिखित रूप में। तो चलिए देखिए इसका उत्तर यहाँ पर लिखे हैं कि मृदा अपरदन एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। ठीक है, यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। अब देखिए इसको रोकने का उपाय यहाँ पर हम लिखें नीचे। क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए पहला, पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण द्वारा जल प्रवाहित को रोककर धीमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि धीमा करके, यानी कि जब हम लोग पेड़ पौधा लगाएंगे तो मृदा अपरदन कम होगा क्योंकि जल तेजी से नहीं बहेगा। दूसरा, समुच्चय जुताई द्वारा जल की ऊपर से नीचे नहीं प्रवाहित होगा। समुच्चय जुताई यानी कि जब हम अच्छे तरीके से जुताई करेंगे तो पहाड़ी जुताई रिस करके नीचे चला जाएगा जिसका ज़्यादा अपरदन मिट्टी का नहीं होगा। तीसरा, पर्वतों पर सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ीदार कृषि करना। ठीक है, पर्वत जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोग को सीढ़ीदार कृषि करना चाहिए। चौथा देखिए, बड़े खेतों को पट्टियों में विभाजित करके इन पर घास उगाकर इससे पवनों के वेग को कम किया जा सकता है। देखिए बड़े क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर घास उगाएंगे जिससे कि पवन का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, पवन जो बहेगा उसका वेग थोड़ा सा कम महसूस होगा घासों को, यानी कि मिट्टी को। ठीक है, जिससे कि जो मिट्टी का अपरदन है वो बहुत ही कम होगा। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबा समय से मेहनत करके आपके लिए हम वीडियो प्रस्तुत कर लिए हैं। अगर आपको इतना करने के बाद अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए।